हेलो फ्रेंड्स, मैं पूर्णचंद्र साहू आप सभी को स्वागत करता हूं मेरा यूट्यूब चैनल माइनिंग लेजिस्लेशन बाय पीसी साहू में। दोस्तों, आज का वीडियो में हम माइनिंग फोरमैन एंड माइनिंग मेट का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट प्रोबेबल क्वेश्चंस के ऊपर डिस्कस करेंगे। और जैसे आप लोग जानते हैं कि कोई भी क्वेश्चन किसी भी एग्ज़ाम में आ सकता है, आजकल फिक्स नहीं है कि नहीं ये स्पेसिफिकली यही एग्ज़ाम के लिए ये गलत हो जाएगा। तो कोई भी एस्पिरेंट्स चाहे वो फर्स्ट क्लास हो सेकंड क्लास हो तो वो भी एक इस वीडियो को देख सकते हैं और ये क्वेश्चंस को एनालिसिस करके उसका करेक्ट आंसर ये कर सकते हैं। और जैसे आप जानते हैं कि आजकल जियोलॉजी से रिलेटेड माइनिंग मेट का एग्ज़ाम में भी आ रहा है, माइनिंग फोरमैन में भी आ रहा है, सेकंड क्लास फर्स्ट क्लास में, इवन लेजिस्लेशन में भी 2-4 सवाल जियोलॉजी से भी आ जाता है। क्योंकि वो तो जो थर्ड पार्टी लिया है कॉन्ट्रैक्ट डीजीएमएस एग्ज़ाम का उसका ऊपर डिपेंड करता है कि वो क्या डाल रहा है। लेकिन हमको रेडी रहना पड़ेगा ताकि हर चीज़ को हम जैसे जान पाएंगे। और ये बात भी हम कंप्लेन भी नहीं कर सकते कि नहीं ये क्वेश्चन इसमें कैसे आया, क्योंकि बहुत सारा जो जनरल नॉलेज टाइप का क्वेश्चन भी माइनिंग मेट का एग्ज़ाम में लास्ट ईयर आया था। जो मैं रिव्यू ले रहा था, जो लोग एग्ज़ाम दिए हुए हैं लास्ट ईयर, तो हर तरह का क्वेश्चन को जो माइनिंग रिलेटेड है या माइनिंग डायरेक्टली ना होके इनडायरेक्टली भी माइनिंग से रिलेटेड है, उस टाइप का क्वेश्चन को भी हम एमसीक्यू के दौरान कवर करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। शुरू करने से पहले जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ, बेल आइकन को आप ज़रूर प्रेस कीजिए सब्सक्राइब करके, और वीडियो को शेयर कीजिए अपना फ्रेंड सर्कल में ताकि वो लोग भी इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट इज द प्राइमरी ओर ऑफ एल्यूमिनियम? एल्यूमिनियम का प्राइमरी ओर, ये जो ऑप्शन दिया गया है इनमें से कौन सा है एल्यूमिनियम का? ऑप्शंस क्या क्या है? मैग्नेटाइट, बॉक्साइट, चैल्कोपाइराइट, सिडेराइट। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर बॉक्साइट है, ऑप्शन बी। बॉक्साइट जो है एल्यूमिनियम का एक प्राइमरी ओर है। ठीक है, बाकी जो तीन ऑप्शन, मैग्नेटाइट क्या है? मैग्नेटाइट आयरन का ओर है। जैसे आप लोग जानते हैं कि जो ऐसे हर मिनरल का ओर को तो जानना ज़रूरी है, लेकिन कुछ इम्पोर्टेंट जो मतलब जनरली यूज होता है उस सब को आपको याद रखना पड़ेगा। मैग्नेटाइट, हेमाटाइट ये सब जानते हैं, ये सब आयरन ओर है। सिडेराइट भी आयरन ओर है। मैग्नेटाइट Fe3O4, कभी कभी ये भी पूछ लेता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ हमको ओर का नाम याद रखना है, उसका केमिकल फार्मूला भी कभी कभी पूछ लेता है माइनिंग मेट और माइनिंग फोरमैन एग्जाम में, क्योंकि ये बेसिक चीज़ है जो आपको जानना ज़रूरी है। आप ऐसे नहीं बोल सकते कि सिलेबस में तो ये सब नहीं लिखा है। देखिए, कॉमन नॉलेज तो होना चाहिए माइनिंग मेट फोरमैन को, ओर के बारे में, मिनरल के बारे में, मिनरल क्या है, ओर क्या है, ओर का प्रॉपर्टीज क्या है, हार्डनेस क्या है। इसलिए हार्डनेस के ऊपर में भी सवाल आ जाता है, जैसे मोर स्केल ऑफ हार्डनेस वगैरह। तो मैं केमिकल फार्मूला वगैरह को भी थोड़ा देख लीजिएगा। मैग्नेटाइट का तो Fe3O4 आप जानते हैं। वैसे सिडेराइट जो है वो भी एक आयरन ओर है, जो हमारा FeCO3 है उसका केमिकल कंपोजिशन। और चैल्कोपाइराइट तो आप जानते हैं कॉपर का ही ओर है। तो इस टाइप का जो कुछ इम्पोर्टेंट ओर है उसको थोड़ा आप देख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के ऊपर अगर आएंगे तो एल्यूमिनियम का जो प्राइमरी ओर है वो है बॉक्साइट। ठीक है, जैसे ये एक आपको पैटर्न मिला जो एमसीक्यू में दे रहा हूँ, ये आपको एक सोचने का एक नज़रिया में दे रहा हूँ। यानी कि एक क्वेश्चन आप देख लिए कि एल्यूमिनियम का प्राइमरी ओर कौन है, तो इस टाइप का आप भी थोड़ा मतलब पता कर लीजिएगा कि जैसे हमारा बहुत सारे मिनरल है जो कॉमनली नज़र में आता है, उसका ओर क्या है, उसका केमिकल फार्मूला क्या है। तो ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ एल्यूमिनियम का एमसीक्यू में डाल दिया तो आप यहीं पे रुक जाना है, बाकी ओर का भी थोड़ा पता कर लीजिएगा। तो इसमें क्या है, क्या होगा कि
आपका तैयारी पक्का हो जाएगा। ठीक है, तो इसी दिशा में सोचना है, इसी दिशा में सोचने से जाके आपका कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ेगा। ऐसा नहीं कि एक क्वेश्चन मिल गया तो उसको रट्टा मार दिया बस हो गया, ऐसा नहीं। ये एक सोचने का नजरिया है कि हाँ इस दिशा में भी हम तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। What is the term for the unwanted earthy or rocky impurities associated with an ore? एक ओर के साथ जो इम्प्योरिटीज एसोसिएट होता है, जैसे ओर में सिर्फ ओर मतलब मिनरल ही मिलेगा ऐसा तो नहीं है, उसके साथ कुछ इम्प्योरिटीज भी रहता है जो कि हमारा अनवांटेड चीज़ें हैं और उसके साथ एसोसिएटेड ही रहता है। तो उस इम्प्योरिटीज को क्या बोलते हैं? जो ओर के साथ जो इम्प्योरिटीज एसोसिएटेड रहते हैं, इम्प्योरिटीज यानी कि जो अनवांटेड अननेसेसरी चीज़ें जो उसके साथ जुड़े रहते हैं ओर में, उसको हम क्या बोलते हैं? ऑप्शन क्या है? स्लाग, मिनरल, फ्लॉक्स, गैंगू। गैंग भी इसको प्रोनाउंसिएशन करते हैं, गैंग, गैंगू भी बोलते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा गैंग। जैसे आयरन ओर का पर्टिकुलर बात किया जाए, आयरन ओर में हमारा रिक्वायर्ड चीज़ क्या है? आयरन, लेकिन उसके साथ सिलिका रहता है, एल्यूमिना रहता है। ये सब जो मतलब हमारा ज़रूरत चीज़ें नहीं है उसको ही बोलते हैं गैंग या गैंगुई। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर सवाल का सही आंसर होगा गैंग। लेकिन हाँ, ऐसा नहीं कि हमको पता चल गया कि आंसर इस क्वेश्चन का कि ओर में जो इम्प्योरिटीज एसोसिएटेड रहता है उसको गैंग बोलते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि हमको यहीं पे रुक जाना है, इसी क्वेश्चन से फिर दो चार तो सवाल हमको निकाल देना है कि ठीक है, तो अगर गैंगू तो हमको पता चल गया, स्लैग क्या है, मिनरल क्या है, फ्लॉक्स क्या है, इसके बारे में भी थोड़ा आपको देख लेना है। तो मेरा जो एमसीक्यू रहता है वो आपको सोचने का एक नज़रिया देगा, क्योंकि हम तो करेंगे ही, मतलब जितना पॉसिबल होगा उतना एमसीक्यू तो करेंगे ही, लेकिन जिस एमसीक्यू आप देखें उसी टाइप का और क्या क्वेश्चन हो सकता है वो आपको देखना है। ठीक है, उसमें तो मैं मदद करता ही हूँ, उसी टाइप का अलग अलग क्वेश्चन डालता हूँ, लेकिन आपको भी थोड़ा मेहनत करने से आपका कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ेगा और पास आप डेफिनेटली हो जाएंगे। ठीक है, ऐसे तो स्लैग क्या है? स्लैग आप जानते हैं कि जब प्लांट में मेटालर्जिकल प्रोसेस होता है, तो जैसे स्मेल्टिंग वगैरह होता है, तो उस प्रोसेस में जो बाय प्रोडक्ट्स निकलता है उसको बोलते हैं स्लैग। स्मेल्टिंग होता है, कम्बसन वगैरह होता है, तो उसमें जो बाय प्रोडक्ट्स निकलता है उसको बोलते हैं स्लैग। वो एक केमिकल मिक्सचर ही है जिसमें ऑक्साइड्स रहता है, कैल्शियम रहता है, मैग्नीशियम, ये सब वगैरह रहता है, जो कि एक बाय प्रोडक्ट है। ठीक है, तो उसको बोलते हैं स्लैग। तो स्लैग एक क्या है? बाय प्रोडक्ट है, बाय प्रोडक्ट। ठीक है, बाय प्रोडक्ट आप ऐसे मतलब अगर एग्जैक्टली पूछेंगे कि बाय प्रोडक्ट का मतलब कैसा क्या है, जैसे आप आपको समझने के लिए एक एग्जांपल दे सकता हूँ कि जैसे मान लीजिए मछली आप खाते हैं ना, मान लीजिए जो नॉन वेजिटेरियन है मछली खाता है, तो मछली आप बाज़ार में लेने के लिए जाएंगे, तो इस पर्टिकुलर जो सीजन चल रहा है, सावन का महीना, इसके आसपास जब मछली लेते हैं तो आपको तो चाहिए मछली का पीसेस चाहिए, तो मछली काटते हैं तो वहाँ से उसका अंडा निकलता है मछली का, तो वो एक बाई प्रोडक्ट है, वो निकलता ही निकलता है। ठीक है, तो जो मेटालर्जिकल प्रोसेस जो प्लांट में होता है उसका जो बाई प्रोडक्ट है वो है स्लैग। और मिनरल तो जानते हैं आप, वो एक नेचुरल ऑकरिंग इनऑर्गेनिक सब्सटेंस जो है जिसका एक डेफिनाइट केमिकल कंपोजिशन हो, डेफिनाइट फिजिकल प्रॉपर्टी हो, डेफिनाइट एक क्रिस्टल फॉर्म हो उसका, तो ये है मिनरल। और फ्लॉक्स क्या है? फ्लॉक्स है मतलब एक चीज़ जो कि हम मतलब प्यूरिफाई करने के लिए यूज करते हैं। मेटालर्जिकल प्रोसेस जो आप करते हैं कोई भी ओर का, तो ओर में इम्प्यूरिटीज रहता है कि नहीं, उस इम्प्यूरिटीज को निकालने के लिए ऐड किया जाता है फ्लॉक्स। फ्लॉक्स एक एडिटिव है। फ्लॉक्स क्या है? एक एडिटिव। एडिटिव मतलब जो ऐड किया जाता है। ठीक है, जैसे एडिट एड एडिट जो मेटालर्जिकल प्रोसेस प्लांट में होता है, हम तो रॉ मटेरियल डाल दिए, लेकिन रॉ मटेरियल के साथ कुछ चीज़ मिलाना पड़ता है ताकि जो हमारा इम्प्यूरिटीज है उस ओर में वो निकल जाए, तो ये जो एडिटिव को फ्लॉक्स बोलते हैं। ठीक है, तो इस टाइप का
आपको एनालिसिस करना है क्वेश्चन का, और एक क्वेश्चन से 3-4 क्वेश्चन आपको निकालना है। तो ऐसे करने से क्या होगा, मान लीजिए आप 1000 MCQ भी सॉल्व करेंगे, तो उस 1000 को सॉल्व करते करते आप अनजाने में 4000 MCQ आपका सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप का प्रिपेयर होने से आपका परसेंटेज जो चांसेस बढ़ जाता है कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्रैक करने में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हु अपॉइंट्स द ब्लास्टर, यानी कि माइंस में जो ब्लास्टर काम करेगा या करता है उसको अपॉइंट कौन करता है, मैनेजर, ओनर, एजेंट, DGMS। ब्लास्टर को अपॉइंट कौन करता है, तो इसका सही आंसर क्या है, तो बहुत इजी है और ये सब डायरेक्ट क्वेश्चन है MMR का। ब्लास्टर को अपॉइंट कौन करता है, मैनेजर करता है। कोई कोई सोचते हैं कि नहीं DGMS, नहीं, DGMS किसी को अपॉइंट नहीं करता। DGMS आपका क्वालिफिकेशन को सर्टिफाई करता है कि हाँ ये एक ब्लास्टर होने लायक है, ये एक माइनिंग मेट होने लायक है, ये फोरमैन होना लायक है, इस टाइप का वो सर्टिफाई करता है कि हाँ ये एक कॉम्पिटेंट पर्सन है एक ब्लास्टर होने के लिए या ये फोरमैन होने के लिए। लेकिन उसको अपॉइंट करता है मैनेजर। इसलिए आप देखे होंगे आपको अपॉइंटमेंट स्लिप मिलता है मैनेजर से साइन किया हुआ। ठीक है, तो ब्लास्टर को कौन अपॉइंट करता है, मैनेजर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फ्रीक्वेंसी ऑफ NDT कैरिड आउट फॉर प्रेशर वेसल इन ड्रिल मशीन इज डैश। हम जो NDT करते हैं उसका फ्रीक्वेंसी कितना है। NDT यानी कि क्या है, NDT का मतलब क्या है, नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट। नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट, इसको हाइड्रोलिक टेस्ट भी बोलते हैं। आप MMR में पढ़े होंगे हाइड्रोलिक टेस्ट के बारे में, पर हाइड्रोलिक टेस्ट मतलब एक प्रेशर वेसल है, एक क्या है, प्रेशर वेसल है। प्रेशर वेसल मतलब जिस मतलब वेसल में प्रेशर में कोई चीज़ रहता है, जैसे हमारा एक्सकावेटर वगैरह में, ड्रिल मशीन वगैरह में हाइड्रोलिक ऑयल यूज होता है कि ना, हाइड्रोलिकली तो ऑपरेट होता है जो हाइड्रोलिक एक्सकावेटर। तो उसमें जो जिसमें हाइड्रोलिक ऑयल का जो चैम्बर है, जो टैंक है, उसमें बहुत प्रेशर से रहता है हमारा जो हाइड्रोलिक। तो वो प्रेशर अगर कापेबल, वो जो वेसल अगर कापेबल नहीं होगा वो प्रेशर को झेलने के लिए, तो खुद फट जाएगा कि नहीं। जिस जहाँ पे भी मतलब प्रेशर से कोई चीज़ को रखा जाता है जिस वेसल में, उसका NDT टेस्ट या हाइड्रोलिक टेस्ट करना जरूरी है, नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट, कि ये फट तो नहीं जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल हमारा गैस चूल्हा में, हम जो घर में वो डोमेस्टिक गैस कंजप्शन करते हैं, उसमें गैस को बहुत ही हाई प्रेशर में रखा जाता है, उस जो गैस चूल्हा नहीं, सॉरी, गैस टंकी में। तो अगर वो टंकी में उतना काबिलियत नहीं रहेगा कि उस गैस को उतना प्रेशर में रख पाए, तो वो खुद फट जाएगा कि नहीं। तो वो कैपेबल है कि नहीं वो प्रेशर को झेलने के लिए, वो जो टेस्ट होता है उसको हाइड्रोलिक टेस्ट बोलते हैं या NDT टेस्ट बोलते हैं, नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट। तो ये बोल रहा है कि ये जो नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट कितने फ्रीक्वेंसी में होना चाहिए। ऑप्शंस क्या क्या है, वंस इन ए मंथ, महीने में एक बार, वंस इन एवरी क्वार्टर, हर क्वार्टर में एक बार, हर क्वार्टर मतलब एक क्वार्टर मतलब 3 महीना का होता है, साल में 4 क्वार्टर होता है। ठीक है, अगर फाइनेंशियली देखा जाए तो अप्रैल से शुरू होता है, अगर कैलेंडर ईयर के हिसाब से देखा जाए तो जनवरी से शुरू होता है। जनवरी फरवरी महीना ये, जनवरी फरवरी मार्च ये एक क्वार्टर, अप्रैल मई जून ये सेकेंड क्वार्टर, जुलाई अगस्त सितंबर तीसरा क्वार्टर, अक्टूबर नवंबर दिसंबर ये चौथा क्वार्टर। तो ये बोल रहा है कि महीने में एक बार, एक क्वार्टर में एक बार, वंस इन एवरी 3 ईयर्स, हर 3 साल में एक बार, या हर वंस इन एवरी ईयर यानी कि हर साल, साल में एक बार आपको करना है। तो इसका सही आंसर क्या है, इसका सही आंसर है वंस इन एवरी 3 ईयर्स, जो कि ऑप्शन सी में है। तो NDT टेस्ट जो करते हैं वंस इन एवरी 3 ईयर्स, हर 3 साल में एक बार NDT टेस्ट होना जरूरी है हमारा माइनिंग का रेगुलेशन के हिसाब से। और ये कितना प्रेशर में किया जाता है, 1.5 टाइम्स। उस प्रेशर वेसल का जो रेटिंग कैपेसिटी होगा, यानी कि कितना प्रेशर को झेल पाएगा, उसका रेटिंग कैपेसिटी होगा उसका 1.5 गुना प्रेशर ज़्यादा से।
सॉरी गलत बोल दिया, उसका रेटिंग कैपेसिटी नहीं, रेटिंग कैपेसिटी का 1.5 गुना करेगा तो वो फट जाएगा, क्योंकि रेटिंग कैपेसिटी मतलब ये इतना प्रेशर झेल सकता है, वो नहीं, सॉरी गलत बोल दिया। जितना प्रेशर में वो हाइड्रोलिक ऑयल को वहाँ पे रखता है मैक्सिमम, उसका 1.5 गुना प्रेशर से, ठीक है, उसका 1.5 गुना प्रेशर से टेस्ट करने से अगर वो झेल गया, वन की उसका नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट हो गया और उसको हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 1 इन एवरी 3 years। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 670 वोल्ट कम्स अंडर व्हिच टाइप ऑफ वोल्टेज रेंज? 670 वोल्ट कम्स अंडर व्हिच टाइप ऑफ वोल्टेज रेंज? यानी कि हमारा जो इलेक्ट्रिकल रूल में वोल्टेज रेंज है, उस 670 वोल्ट अगर हम बोलते हैं तो ये किस टाइप का वोल्टेज रेंज में आता है? जैसे आप जानते हैं कि इलेक्ट्रिकल वोल्टेज को 4 रेंज में क्लासिफाई किया गया है। लो वोल्टेज, मीडियम वोल्टेज, हाई वोल्टेज, एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज, इसे 4 टाइप का वोल्टेज रेंज में क्लासिफाई किया गया है। लो वोल्टेज सबसे नीचे, इसके ऊपर मीडियम वोल्टेज, इसके ऊपर हाई वोल्टेज और उसके ऊपर एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज। तो ये 670 वोल्ट किस वोल्टेज रेंज में फॉल करता है? तो पहले देखते हैं कि जो 4 टाइप का क्लासिफिकेशन किया गया है उसका रेंज कितना है। सबसे पहले लो वोल्टेज का जो रेंज है अप टू कितना, 250 वोल्ट, यानी कि 0 वोल्ट से 250 वोल्ट के अंदर जितना भी वोल्टेज है वो सब लो वोल्टेज है, ठीक है। नेक्स्ट आता है मीडियम वोल्टेज का रेंज है 250 से 650, 250 वोल्ट से 650 वोल्टेज तक जो रेंज है वो आता है मीडियम वोल्टेज रेंज में, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है हाई वोल्टेज का जो रेंज है 650 वोल्ट से लेके 33 केवी तक, यानी कि अप टू 33 केवी तक 650 से लेके जो वोल्टेज है वो है हाई वोल्टेज। और चौथा है एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज का रेंज है ओवर 33 केवी, यानी कि 33 केवी से ऊपर जितना भी वोल्टेज रेंज है सब एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज है। तो ये अगर हमारा 4 टाइप का क्लासिफिकेशन किया गया है वोल्टेज रेंज को, तो 670 किस में आएगा? हाई वोल्टेज में आएगा, क्योंकि मीडियम वोल्टेज 650 तक है, 250 से लेके 650 तक है मीडियम वोल्टेज। तो 670 अगर बोलेंगे, 650 से ज़्यादा है लेकिन 33 केवी से कम है, तो इसीलिए ये हाई वोल्टेज में आएगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, हाई वोल्टेज। 670 वोल्ट को हाई वोल्टेज रेंज में क्लासीफाई किया गया है। क्लियर? तो देखिए इस एक क्वेश्चन से हमको कितना क्वेश्चन मिल जाएगा, अभी खाली हमको इतना ही याद रखना है। ये जो टेबल, लो वोल्टेज अप टू 250 वोल्ट, मीडियम वोल्टेज 250 से लेके 650 वोल्ट, हाई वोल्टेज 650 से लेके 33 केवी वोल्ट किलो वोल्ट, और एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज ओवर 33 केवी से ज़्यादा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अबंडन्ड वर्किंग मीन्स क्या? मतलब अबंडन्ड वर्किंग हम जो बोलते हैं उसका मतलब क्या है? अबंडन्ड वर्किंग का मतलब विथ इंटेंशन ऑफ वर्किंग इन फ्यूचर which has been suspended for more than 60 days, with no intention of working in future when mineral has been exhausted। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि जिस वर्किंग को हम फ्यूचर में करने का कुछ प्लानिंग ही नहीं है उसको बोलते हैं अबंडन्ड वर्किंग। मान लीजिए आपका माइंस में 3-4 ठो क्वारी है, यानी कि मान लीजिए ऐसे ए ब्लॉक, बी ब्लॉक, सी ब्लॉक, डी ब्लॉक, यहाँ पे इस एरिया में कुछ काम हो रहा है, ऐसे करके अलग अलग है। पर्टिकुलरली मान लीजिए आप डी ब्लॉक को, यहाँ पे मिनरल ख़त्म नहीं हुआ है लेकिन उस वहाँ पे जो क्वालिटी का मिनरल मिल रहा है या फिर जितना डेप्थ में मिल रहा है, आप सोच रहे हैं कि नहीं उसको हम यहाँ से डी से नहीं निकालेंगे, हम ए बी सी से काम ही करेंगे, हमारा कोई इंटेंशन ही नहीं है कि यहाँ पे कुछ काम करें, फ्यूचर में भी नहीं, इसको छोड़ देते हैं, वो देखा जाएगा। हमारा जब लीज वैलिडिटी ख़त्म हो जाएगा, अगर दूसरा कोई लेगा तो अपना सोचेगा हमको डी ब्लॉक से
कुछ काम करने का प्लानिंग कुछ है ही नहीं। अब हम अपना माइनिंग प्लान में ही आप चेंज कर दिए कि आप ABC से ही जितना वर्किंग करना है करेंगे, तो उस वो जो वर्किंग जिसको कि आपका कोई इंटेंशन ही नहीं है कि फ्यूचर में कुछ काम करेंगे, उसको ही बोलते हैं अबंडन्ड वर्किंग। ठीक है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, विथ नो इंटेंशन ऑफ वर्किंग इन फ्यूचर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। Which among the following is the ergonomic hazard? इनमें से कौन सा एक ergonomic hazard है? Taking shortcut, lack of skills, repetitive motion, all of these. Ergonomic hazard मतलब एर्गोनॉमिकली जो इम्पैक्ट डालता है बॉडी में, वो है एर्गोनॉमिक। एर्गोनॉमिक्स मतलब बॉडी पोस्चर के साथ रिलेटेड जो स्टडी है उसको बोलते हैं एर्गोनॉमिक। बॉडी पोस्चर यानी कि आप किस पोजीशन में खड़े हो रहे हैं, किस पोजीशन में बैठ रहे हैं, क्योंकि अगर सही पोजीशन नहीं रहेगा और आप कुछ चीज़ों को उठाएंगे, मान लीजिए डाउन होके बेंड होके, मान लीजिए कुछ पत्थर एक बड़ा वाला जो बहुत भारी है उसको उठाएंगे, तो आपका कमर दर्द होने लगेगा। तो आपका बॉडी पोस्चर का वजह से जो मतलब नुकसान पहुंचता है उसको बोलते हैं एर्गोनॉमिकल हैजर्ड। ठीक है, तो इनमें से किस चीज़ से उस टाइप का चीज़ हो सकता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, रिपीटेटिव मोशन, यानी कि बार बार मान लीजिए कोई आदमी बार बार झुक रहा है, झुक के कोई चीज़ को उठा रहा है बार बार, तो इससे एर्गोनॉमिक हैजर्ड होने का चांस है। एर्गोनॉमिक हैजर्ड मतलब कि आपका पोस्चर के वजह से, बॉडी पोस्चर, आप कैसे खड़े हो रहे हैं, कैसे बैठ रहे हैं, कैसे सो रहे हैं, सही ढंग से नहीं सोने से कभी कभी हमारा जो ये कमर दर्द भी होता है, हाथ पैर भी दुखने लगता है, कभी कभी नेक में भी पेन आता है। तो बॉडी पोस्चर के वजह से जो प्रॉब्लम आता है उसको बोलते हैं एर्गोनॉमिकल हैजर्ड। तो इसका सही आंसर रिपीटेटिव मोशन, यानी कि बार बार कोई मोशन कर रहा है तो उसके वजह से ये एर्गोनॉमिक हैजर्ड हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द यूसेज ऑफ चारकोल इन द अर्थपीट इज डन फॉर डैश, यानी कि हम जो अर्थपीट करते हैं वहाँ पे चारकोल डालते हैं कि नहीं। चारकोल मतलब ये जो अंगारा हम जिसको बोलते हैं ना, आप अगर कुछ लकड़ी को आग लगाइएगा और कुछ टाइम जलने के बाद उसमें पानी डाल दीजिएगा तो आग तो बुझ जाता है, जो काला काला हो जाता है लकड़ी, उससे अंगार निकलता है। तो उस अंगार के साथ कुछ सॉल्ट मिला के हम जहाँ पे अर्थिंग करते हैं वहाँ पे डालते हैं। क्यों करते हैं ऐसे डालने का पर्पज क्या है? टू इंक्रीज द कंडक्टेंस ऑफ द अर्थिंग, टू इंक्रीज द रेजिस्टेंस ऑफ द अर्थिंग, टू रिड्यूस द कंडक्टेंस ऑफ द अर्थिंग, ऑल ऑफ दिच। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, टू इंक्रीज द कंडक्टेंस ऑफ द अर्थिंग, यानी कि आपका अर्थिंग का कंडक्टिविटी बढ़ेगा, यानी कि थोड़ा सा भी करंट आएगा तो उसको खींच लेगा अर्थ के तरफ। तो इसीलिए दिया जाता है चारकोल और कुछ सॉल्ट को मिला के। ये डालने से क्या होता है, जो आपका अर्थिंग का कंडक्टिविटी बढ़ जाता है, यानी कि थोड़ा सा भी कुछ करंट को वो सेंस करके खींच लेता है अपने तरफ और अर्थ को छोड़ देता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फ्लैशबैक अरेस्टर शुड बी प्रोवाइडेड फॉर डैश। फ्लैशबैक अरेस्टर किस चीज़ के लिए प्रोवाइड किया जाता है? कंप्रेसर, गैस वेल्डिंग, जनरेटर, वेब ब्रिज। फ्लैशबैक अरेस्टर, ये तो बहुत सिंपल है, तो जानते ही हैं आप। इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, ऑप्शन बी, गैस वेल्डिंग। गैस वेल्डिंग, कटिंग, ये सब चीज़ के लिए फ्लैशबैक अरेस्टर यूज किया जाता है एज ए सेफ्टी डिवाइस। ठीक है, फ्लैशबैक अरेस्टर यानी कि जो वेल्डिंग होता है, एक आग का शिखा से ही वेल्डिंग होता है कि नहीं, तो जैसे आपके तरफ ना आए इसलिए फ्लैशबैक अरेस्टर यूज किया जाता है। तो ये गैस वेल्डिंग, कटिंग, ये सब काम में इसको इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा गैस वेल्डिंग। ठीक है, इसको आप याद रखिएगा जरूर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। Which of the following devices is not used in excavator? इनमें से कौन सा सेफ्टी डिवाइस एक्सकावेटर में यूज नहीं होता है? ऑप्शंस क्या क्या है?
टर्बोचार्जर गार्ड, स्विंग मोटर ब्रेक, फायर रेजिस्टेंट हाइड्रोलिक होसेस, प्रॉक्सिमिटी वार्निंग डिवाइस। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है, ये तो आप जानते ही हैं, प्रॉक्सिमिटी वार्निंग डिवाइस। प्रॉक्सिमिटी वार्निंग डिवाइस किस में लगता है? ये डंपर में यूज होता है प्रॉक्सिमिटी वार्निंग डिवाइस। इसका काम क्या है प्रॉक्सिमिटी वार्निंग डिवाइस का? इसका काम है कि जहाँ डंपर जो चलता है उसका सामने अगर कुछ चीज़ें आ गया, कोई मतलब जैसे मान लीजिए ड्राइवर देख नहीं पा रहा है, रात को चला रहा है या किसी वजह से देख नहीं पा रहा है, उसके सामने बड़ा पत्थर है, कोई एक मतलब ऑब्जेक्ट आ गया है ये गाड़ी के सामने, ऐसा नहीं कि पूरा गाड़ी के पास, ऐसा नहीं, डिस्टेंस में ही वो सेंस करता है। तो यानी कि उसका प्रॉक्सिमिटी मतलब उसका आसपास अगर कुछ मतलब ऑब्स्टैकल आ जाता है, जो ऑब्स्टैकल यानी कि जो इसको बाधा दे सकता है, जहाँ पे एक ठोकर लग सकता है, कोई ऑब्स्टैकल अगर आ जाता है तो उसको सेंस करके अलार्म देने का काम प्रॉक्सिमिटी वार्निंग डिवाइस करता है, जो कि डंपर में यूज होता है। और बाकी जो 3 चीज़ें ये एक्सकावेटर में भी यूज होता है। टर्बोचार्जर गार्ड वो तो रहता ही है। स्विंग मोटर ब्रेक एक्सकावेटर में ही स्पेशली यूज होता है। फायर रेजिस्टेंट हाइड्रोलिक होसेस, जितना भी हाइड्रोलिक होसेस होगा, चाहे वो एक्सकावेटर में हो, डोजर में हो, सब फायर रेजिस्टेंट ही होना चाहिए, ऐसा ही गाइडलाइन है। फायर रेजिस्टेंट यानी कि जल्दी आग ना पकड़े, ठीक है। तो प्रॉक्सिमिटी वार्निंग डिवाइस जो है ये स्पेशली डंपर के लिए डिजाइन किया गया है, जो एक्सकावेटर में यूज नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। What should be the minimum illumination standard where loading, unloading of dumper or trucks are carried out? What should be the minimum illumination standard? ये कहाँ से आ गया ये जो सवाल? ये जो DGMS सर्कुलर 2017 जो इल्यूमिनेशन स्टैंडर्ड दिया गया है ओपन कास्ट माइंस में कितना होना चाहिए, उसी से क्वेश्चन, और ये डायरेक्ट क्वेश्चन है। तो वहाँ पे जो 10-15 तो प्लेस दिया गया है, लोकेशन दिया जाता है और इल्यूमिनेशन स्टैंडर्ड कितना हुआ लिखा गया है, उसको थोड़ा आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तो इसका सही आंसर है 15 हॉरिजॉन्टल, 15 वर्टिकल, यानी कि हॉरिजॉन्टल लाइट 15 होना चाहिए, 15 लक्स, और वर्टिकल लाइट 15 लक्स होना चाहिए, ठीक है। ये DGMS का सर्कुलर में, ये हाँ DGMS का सर्कुलर में ऑलरेडी है, कुछ प्लेसेस दिए गए हैं, कुछ इल्यूमिनेशन स्टैंडर्ड दिया गया है, आपको थोड़ा याद रखना पड़ेगा। अब देखना 2017 का सर्कुलर में है। ड्रिलिंग एरिया में कितना होगा, हॉल रोड में कितना होगा, पंपिंग स्टेशन में कितना होगा, इलेक्ट्रिकल सब स्टेशन में कितना होगा, सब ऑलरेडी वहाँ पे दिया गया है, ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा 15 हॉरिजॉन्टल, 15 वर्टिकल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। Dash means any place in a mine to which any person has lawful access. इनमें से किसका मतलब है कि माइंस के अंदर एक जगह जिसको लॉफुली मतलब सबको अलाउड है वहाँ जाने का, ठीक है, जिसका मतलब एक लॉफुल एक्सेस, लॉ उसको परमिशन दे रहा है, ठीक है, आप जा सकते हैं। किसका मतलब है? ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन है, क्योंकि ये जो हमारा रेगुलेशन 2 में रूल नंबर 2 में और सेक्शन 2 में सब डेफिनेशन वाला चैप्टर है। आप कोई भी निकाल लीजिएगा, माइंस एक्ट भी निकाल लीजिएगा, उसका जो सेक्शन 2 में डेफिनेशन सब दिया गया है। MMR का रेगुलेशन 2 में है, रूल नंबर 2 में भी डेफिनेशन दिया गया है। तो वो सब डेफिनेशन को जरूर आप मतलब पढ़ के समझ के जाइए, ठीक है। तो उसमें से ये डायरेक्ट क्वेश्चन है कि माइंस का एक प्लेस जिसके पास जाने के लिए लॉफुल एक्सेस है, उस जगह को क्या बोलेंगे? फेस, रैम्प, ब्लास्टिंग साइट, वर्किंग प्लेस। तो आप देखिएगा डेफिनेशन में ऑलरेडी है, और ये डायरेक्ट क्वेश्चन भी है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, वर्किंग प्लेस, ठीक है। वर्किंग प्लेस मीन्स एनी प्लेस इन ए माइन टू विच एनी पर्सन हैज लॉफुल एक्सेस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा, ये आखिरी क्वेश्चन था। तो दोस्तों ये था कुछ इंपॉर्टेंट प्रोबेबल क्वेश्चंस। इसी तरह क्वेश्चन को आप आगे भी देखने के लिए, MCQ देखने के लिए, थ्योरी समझने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए
और उसके साथ साथ फ्रेंड सर्कल में भी वीडियो को शेयर कीजिए। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक नया वीडियो में। धन्यवाद।